स्टॉकियोमेट्री। तो हमने देखा था कि अगर कोई केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रखी है, let's say balance chemical reaction is, let's say, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2, ये दे रखी है। तो इसमें स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? 4, 5, 4, 6, ठीक है, ये स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो अगर किसी भी बैलेंस रिएक्शन में जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इस स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल रेशियो है ना, और मोल रेशियो को बताता है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है? स्टॉकियोमेट्री कोफिशिएंट, मॉलिक्यूल रेशियो और मोल रेशियो। इफ रिएक्शन स्पीसीज आर गैसेस, ठीक है, तो ये रेशियो और किसको बता रहा है? रिएक्शन स्पीसीज आर गैसेस, देन दिस इज आल्सो टेलिंग अस अबाउट वॉल्यूम रेशियो, है ना। तो स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आल्सो, है ना, टेल्स अबाउट वॉल्यूम, कि किस रेशियो में गैसेस रिएक्ट करेंगी। तो इतनी बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था एग्जांपल, लेट्स से एक और एग्जांपल लिखते हैं। उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, है ना। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, है ना। तो जब भी क्वेश्चन दे रखा है तो आपको पहले कैटेगरी पता करनी है कि कौन सा वाला क्वेश्चन हमें करना है। तो केस 1 क्या है? इसमें 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, है ना। ठीक है, पहला क्या है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट वन reaction species is given and, है ना, other species is asked। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैंने देखा, बोला कि बताओ 5 मोल O2 से कितना NO बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन, राइट। 5 मोल O2 रिएक्ट करके कितना NO बनाएगा, या फिर 5 मोल O2 को रिएक्ट कराने के लिए कितना NH3 चाहिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वन रिएक्शन स्पीसीज की इंफॉर्मेशन गिवन है और दूसरे किसी की स्पीसीज की आस पे है। समझ में आया? ठीक है, यस। तो लेट्स से एक एग्जांपल फिर से लिखते हैं। जैसे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फिर से लिख रहे हैं, तो दैट इज C2H6 प्लस 3.5 O2, आई एम राइटिंग द बैलेंस रिएक्शन, इट इज गोइंग टू फॉर्म 2CO2 प्लस 3H2, ठीक है। ये एक रिएक्शन दे रखी है। इसमें स्टॉकियोमेट्री क्या हो गया? 1, 3.1, 2, 3, ये स्टॉकियोमेट्री हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पहला, लेट्स से फाइंड, है ना, फाइंड moles of O2 required to burn 0.5 moles C2H6 completely। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या बोलोगे, राइट, सिंपली आप क्या बोलोगे कि देख, ठीक है, 1 मोल से, है ना, अब यूनिटरी मेथड आ जाता है ना, यूनिटरी मेथड सबको पता है ना।
कि 1 mole will react with 3.5 mole O2, so 0.5 mole will react with 3.5 into 0.5. समझ में आ रहा है? आंसर आ गया 1.75, राइट? तो यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड का मतलब है ना, कि एक पहले आपको बना लेना, एक कितने से रिएक्ट करेगा 3.5 से, तो x कितने से रिएक्ट करेगा 3.5x। मान लो यहाँ एक नहीं होता, राइट? लेट्स से एक एग्जांपल लिखते हैं उसको भी। लेट्स से एक और एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स से ये वाला एग्जांपल देखते हैं, है ना? 4NH3 5O2 से, और इसमें बोला बताओ 1 मोल NH3 के लिए कितना O2 चाहिए, बताओ कौन बताएगा आंसर जल्दी। लेट्स से 1 मोल NH3 के लिए, 1 मोल NH3 के लिए हाउ मच O2 इज रिक्वायर्ड? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। ये सबको आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो और अब और ये भी बताना है 0.5 मोल के लिए कितना चाहिए, 0.5 मोल NH3 के लिए। सर हाँ सर NH3 के लिए आई थिंक 4 मोल ऑक्सीजन रहेगा। कितना? 4O2। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, सबने आंसर दे दिए, दोनों बताने हैं, है ना? दिस एंड दिस। अब लेट्स से अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ एक रिलेशन क्या लिखा है कि 4 मोल NH3 will react with 5 mole O2, राइट? ये रिलेशन सबको दिख रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है? इसके 4 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट करेंगे। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? ठीक है ना, 4 5 से रिएक्ट करते हैं, तो एक कितने से रिएक्ट करेगा? यही होता है ना यूनिटरी मेथड। हाँ सर। 5/4 मोल से। अरित्र समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, अब 0.5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 0.5 मतलब 1/2 भी लिख लो सकते हैं इसको। 5/4। तो 5/4 इंटू 5/4 से तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 1/2 कितने से रिएक्ट करेगा? 5/4 इंटू 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? 5/8 मोल। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। सर मैंने वो 5/4 को डेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलेगा। अभी बस इतना समझना है कि ये चीजें कैसे आ रही हैं, ये आपको समझ में आ रहा है? तो डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1.25 इंटू 0.5 मतलब 1.25 का आधा, तो 0.625। ठीक है, यस सर। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिटरी मेथड लगाना ही सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना? टाइप, है ना? एक तो आता है, इसको बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, मोल मोल एनालिसिस मतलब एक के मोल दे रखे हैं और दूसरे के मोल निकालने, है ना? 2 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, 2 मेथड। यूनिटरी मेथड जो भी बताया आपको, एंड, है ना, यूनिटरी मेथड एक तो बता दिया हमने, और दूसरा मेथड अभी फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला? लेट्स से अगर कहीं पे लिखा है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD,
So this ratio will always be same कि moles of A reacted divided by A equals to moles of B reacted divided by small b equals to moles of C formed divided by C equals to moles of D formed divided by D. तो ऊपर वाला एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स से 4NH3 plus 5O2 gives, है ना, 4NO plus 6H2. राइट. अब ये इक्वलिटी को असाइन किया है. किन्हीं भी दो के लिए आप ये इक्वेशन लिख लोगे. मान लो ये गिवन है और ये आस्क्ड है, तो कितना लिखोगे? ये वाला रिलेशन लिखोगे. मान लो ये गिवन है और ये आस्क्ड है, तो ये इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है. इक्वेशन किन के लिए लिखोगे? इन दोनों के लिए लिखोगे. गेटिंग इट? है ना. मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइड बाय ए इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी फॉर्म डिवाइड बाय सी. बोलो इब्राहिम. सर अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपना मोल का रेशियो भी बताता है, तो फिर ये जो इक्वल टू ये हमेशा 1 ही आएगा ना. मोल्स ऑफ ए अपॉन ए इज ऑलवेज 1. मोल्स का रेशियो कैसे बता रहे हैं भाई? ये यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5. 4 मोल्स रिएक्ट विद 5 मोल्स. ये 1 है क्या? नहीं वैसे नहीं, मतलब ए आपने जो स्मॉल ए वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो फिर नीचे वाले एग्जांपल में 4 मोल्स ऑफ NH3 reacts with 5 moles of oxygen to give nitrogen oxide and water. तो फिर ये जो 4 है तो वो नंबर ऑफ मोल्स भी बताएगा ना, तो फिर 1 नंबर ऑफ मोल्स बताएगा. हाँ सर. तो मोल्स अपॉन ए तो 1, 4 अपॉन 4 1 ही होएगा. अरे हमेशा हो थोड़ी ना होगा, फिक्स थोड़ी ना है 4 मोल. मैंने कहा बताओ 1 मोल बताओ. स्टोइकियोमेट्री फिक्स है 1/4, तो 1/4 आएगा ना. अच्छा है ना. हाँ सर. मोल्स थोड़ी ना फिक्स है कि कितने रिएक्ट किए हैं. जिन हाँ लोगों को 10th में मोल कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाया गया है कि देखो इसका मतलब है 4 मोल 5 मोल से रिएक्ट करके 4 मोल और 6 मोल बना रहा है, वो अभी भूल जाओ ये सब बात. ठीक है. ऐसा किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं सर. कि 4 मोल NH3 यहाँ जो लिखा है वो मोल है. अगर किसी ने ऐसा पढ़ा है तो वो गलत है. इसका मतलब होता है रिलेशन. किसी ने पढ़ा है? हाथ दो. मेरे को पता है, मैं हर बैच में पूछता हूँ, 5-10 तो निकल ही आते हैं, है ना. ये आसान पड़ता है इसलिए कई बार टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं. बताओ किसी ने नहीं पढ़ा? चलो अच्छी बात है अगर किसी ने नहीं पढ़ा है. ठीक है कोई बात नहीं. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए तो अच्छा है ना कि उन्हें कुछ गलत भूलना नहीं पड़ेगा. दे आर अंडरस्टैंडिंग द राइट कॉन्सेप्ट इन द स्टार्टिंग. तो जिन्होंने नहीं पढ़ा डोंट वरी. देखो सिखाना डिफिकल्ट नहीं होता है, भुला के सिखाना डिफिकल्ट होता है. चलो अभी यहाँ देखते हैं. ठीक है. तो मान लो यहाँ पे अगर आपको यूनिटरी मेथड से नहीं करना होता, है ना. यूनिटरी मेथड तो मैंने बता दिया आपको कि 4 रिएक्ट करेगा 5 से, तो 1 रिएक्ट करेगा 5/4 से, तो 0.5 रिएक्ट करेगा या 1/2 रिएक्ट करेगा 5/4 इंटू 1/2 से 5/8, है ना. ये आपने कैसे क्वेश्चंस करे होंगे? आपने बोला होगा मान लो कहीं लिखा है 4 kg मैंगो 500 रुपए के आते हैं, तो 1 kg कितने के आएंगे, है ना. तो 500/4 ऐसे लिखा होगा. फिर किसी ने पूछा आधा kg कितने के आएंगे, तो आपने 500/4 डिवाइड बाई ऐसे, है ना, 0.5. ऐसे क्वेश्चन 6, 7, 8 कहीं ना कहीं किए होंगे यूनिटरी मेथड वाले. उल्टा कभी कभी ये भी बोला गया होगा बताओ 100 रुपए के कितने मैंगो आएंगे, तो आप बोलोगे 4 kg से आते हैं 500 रुपए के, एक कितने से आएगा, तो इधर एरो ले लिया होगा. 4/500 kg, तो 100 से कितने आएंगे, है ना. 4/500 इंटू 100. सही है. राइट. कोई दिक्कत?
तो ये सब तुम पहले पढ़ चुके हो। तो मैं यूनिटरी मेथड में अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है, तो ये इस पे रिलाई आप कर सकते हो, है ना। जो भी रिलेशन दे रखा है उसे पहले लिख लो, राइट। ये रिलेशन यहाँ पे लिख लिया हमने। फिर जिसकी भी इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन किसकी थी, NH3 की। NH3 के मोल्स गिवन थे कितने, 0.5, उसको 1 बना लो। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट, इस 4 को नीचे इधर ले जाएंगे, राइट। या यू कैन से कि 4 इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कट के क्या बन गया 1, और ये क्या आ गया 5/4, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसको 1 बनाओ। फिर x के लिए रिलेशन लिख लो, x इक्वल्स टू 5/4 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि x गिवन है, ठीक है। उल्टा मान लो ये गिवन होता, 100 रुपए यहाँ गिवन थे, तो आपने लिखा 4, 500, गिवन क्या था, ये था। क्या करेंगे, 500 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, 500, 500 इसको 1 बना लिया, ठीक है। अब x के लिए लिखेंगे x, तो 4 इंटू 500 इंटू एक्स की वैल्यू 100 रुपीज दे रखी थी, तो 100 से यूनिटरी मेथड जिन लोगों को नहीं आता है, जिनको दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा, राइट, उनके लिए ये बात याद रखनी है। समझा, सबको समझ में आ गया, दे से यस, नो, यस सर। यस। ठीक है। तो इसमें जो बात याद रखनी है कि जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको 1 बनाना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना। विच एवर इज गिवन उसको 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए क्या है, दोनों तरफ डिवाइड कर दो सेम अमाउंट से, तो अपने आप 1 बन जाएगा, ठीक है। चलो, हटा दिए, चलो ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये तो यूनिटरी मेथड है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, डायरेक्ट है। मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, कितने मोल्स रिएक्ट किए हैं क्वेश्चन में गिवन है, 0.5, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड O2 के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमें पता नहीं है मोल्स ऑफ O2, वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड, डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5, क्या हो जाएगा, moles of O2 reacted will be, ये 5 इधर चला गया, 5/4 इंटू 0.5 आ गया ना, सेम फॉर्मूला 0.625, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जनरली आई वुड से कि यूनिटरी मेथड पे कमांड डालो अपनी, है ना। ये मेथड थोड़ा लेंदी पड़ता है क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, तुरंत तुरंत आप ऐसे, है ना, कर सकते हो, तो इट विल बी शॉर्ट एंड फास्ट, ठीक है। इसमें लिखना पड़ेगा आपको, ये कम से कम ये स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा, एंड देन यू कैन, यू हैव टू डू। चलो, ये तो हो गई मोल मोल रिलेशनशिप वाली बात। 20 दूसरा क्या है, मोल मास रिलेशनशिप। सर हम्म, सर वो 0.5 कहाँ से आया? गिवन था क्वेश्चन में, ओके। ठीक है, कि भाई 0.5 मोल्स NH3 से कितना मोल O2 रिएक्ट करेगा, ये क्वेश्चन था। How many moles of O2 will react with 0.5 moles of NH3, मान लो ये क्वेश्चन। अब आया मोल मास रिलेशनशिप, मोल्स गिवन है और मास पूछे गए हैं ना, मान लो, या फिर उल्टा वाइस वर्सा, मास गिवन है और मोल्स पूछे गए हैं। अगेन एक स्पीसीज के गिवन है, दूसरे के पूछे गए हैं, है ना।
वाइस वर्सा ना, उल्टा, और उल्टा भी हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल लिखते हैं, C4H10 प्लस C4H8 C4H8 plus 6O2 gives 4CO2 plus 4H2। मान लो ये रिएक्शन, इस G का मतलब है गैस, G का मतलब गैस, L का मतलब लिक्विड। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेंगे जल्दी से, 1 6 4 4। क्वेश्चन पूछा गया है, लेट्स से हाउ मेनी moles of O2 required to burn, ठीक है, required to burn 11.2 gram C4H8 completely। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला क्या करना है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो मास है या मोल्स है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ ग्राम लिखा है, मोल्स लिखा है, क्या है ना। 11.2 नहीं देखना है बस कि 1 से 6 तो 11.2 से तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन moles, they have given mass। इतनी बात समझ में? जो लोग ये बाद में आ रहे हैं वो उनको नहीं समझ में आएगा, सुबह उठ के आना चाहिए था, राइट। बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 11.2 ग्राम C4H8 कंप्लीटली, ये दे रखा है, मास दे रखा है, नाउ दे आर आस्किंग मोल्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहला काम कि मास को एक काम कर सकते हैं, मतलब इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं जो आपको सही लगे सॉल्यूशन। पहला काम कर सकते हैं कि हम मोल्स, मास को मोल्स में कन्वर्ट करें, मास इनटू मोल्स, राइट। तो 11.2 ग्राम दे रखा है, तो मास से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट। किसके मोल्स बनाएंगे, C4H8 के, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, गिवन मास 11.2, मोलर मास कितना होगा C4H8 का, जल्दी से बताओ। कार्बन का 12 इंटू 4 48 प्लस 8 कितना हो गया 56। इससे कितना आया आंसर 0.2 मोल। अब बहुत आसान हो गया, राइट। अब आपको मोल रिलेशन पता है, 1 से रिएक्ट करता है 6, तो 0.2 से रिएक्ट करेगा 1.2 आंसर। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू से अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड, है ना, you are going to say according to unitary method C4H8 plus 6O2, right, so 4CO2 plus 4H2O, so 1 से रिएक्ट करता है 6, तो 0.2 से रिएक्ट करेगा 6 into 0.2 that is 1.2। तो ये कितना हो जाएगा 7.2। क्या हो गया अरित्र बेटा, आज आपकी कैलकुलेशन बड़ी गड़बड़ जा रही है। अरित्र क्या हुआ, ऐसे आंसर क्यों दे रहे हो? सर वो लास्ट स्टेप भूल गया जब आपने 6 into 0.2 मल्टीप्लाई करना था। हाँ, 6 into 0.2 लिखेंगे या 11.2 लिखेंगे? सही, वो 1.2 और फिर 1.2 को तो 66 को ऐड करना है ना, 67.2। क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया। 66 को किस में ऐड करना है? सर आपने पूछा कि C4H8 के लिए O2 का मॉलिक्यूल चाहिए ना, O2 के मोल चाहिए, मोल चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने यूनिटरी मेथड से किया था कि 1 C4H8 is equal to 6O2, तो मैं 11.2 को ऐसे ही मल्टीप्लाई किया था मैं। तो वो मास के लिए रिलेशन है या मोल्स के लिए रिलेशन है वो वाला?
मोल्स के लिए, वो मेरा गलती है। हाँ, तो अभी यही सॉल्यूशन टाइम पे मैंने पहले ही बता दिया था, मुझे पता है ना आप लोग कहाँ गलती करते हो, हाँ सर। है ना। ये हाईलाइट क्यों किया था, मुझे पता था कि आप लोग गलती करोगे। अभी तक आप लोगों की जो आंखें हैं ना केवल यूनिट पढ़ती हैं, अभी भी आदत नहीं पड़ी है कि ग्राम क्या क्या यूनिट लिखा है उसके पीछे मैग्नीट्यूड पढ़ते हो बस आप। हाँ सर। हम्म, मुझे पता है कि आप लोग कहाँ गलती करते हैं। खैर ठीक है, तो फिर से ध्यान दे लो, राइट, गलती मत करना। मास दे रखा है, रिलेशन है मोल्स के लिए, रिलेशन मास के लिए नहीं है। जैसे रिलेशन मान लो मैंगो खरीदने गए तो किलोग्राम का है, नंबर ऑफ मैंगोज का नहीं है, राइट। समझ में आया, कोई दिक्कत? हाँ बोलो बेटा, इब्राहिम क्या है? सर आपने लास्ट में ऐड क्यों किया 1.2 को 6 से? ऐड कहाँ किया है भैया? सर आपने 1.2 उसके बाद आपने 7.2 लिखा। अरे हाँ, ये मैंने क्या लिख दिया, मैं आई हैव मल्टीप्लाइड 6 अगेन, सॉरी, अच्छा ओके सर। है ना। आई फॉरगेट कि ये 0.2 ऑलरेडी 1.2 निकाल चुका। सर ठीक है, आंसर 1.2 है कि 7.2 है? नहीं नहीं, आंसर 1.2 है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये हो गया, यहाँ पे सिंपल है, 1 से रीड करेगा 6 मोल, तो 0.2 से 6 इंटू 0.2, आंसर हो गया 1. अब इसी में मान लो बी सेकेंड पार्ट, जैसे मान लो किसी ने बोला कि मास गिवन है और मास दास है, मतलब उसको बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप, मतलब सी हो गया मास मास रिलेशनशिप। अच्छा, ये क्वेश्चन और कैसे किया जा सकता था जो मैंने किया, इसके अलावा भी दूसरी तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता था, और वो था बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप। एंड इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा दिमाग में पहले फिट हो जाए, कौन सा पहले क्लिक कर जाए, क्योंकि सभी बहुत आसान है। मास मास रिलेशनशिप क्या है कि आप पहले ही क्या करो, C4H8 लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 6O2 4CO2 प्लस 4H2, तो सबसे पहला काम है आपका स्टोकियोमेट्री लिखना, डू नॉट मिस, मतलब ये लिखना ही लिखना है हमेशा, कहीं पे भी हो हमेशा लिखना है। 1 6 4 4 स्टोकियोमेट्री लिख ली, तो इसका मतलब है आपको पता चल गया ये मोल रिलेशन है ना। ठीक है, इसका ये स्टोकियोमेट्री मतलब मोल रिलेशन हो गया। अब मुझे लिखना है मास रिलेशनशिप। तो मास कैसे निकालते हैं? मास इज नथिंग बट, यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। तो जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो मोलर मास निकालना है, तो पहले मास रिलेशन लिखने से पहले लेट्स से वी आर राइटिंग मोलर मास, फिर आप क्या करो मोलर मास लिख लो। मोलर मास क्या हो गया इसका, एक मोल का मास 56, एक मोल का मास O2 है, 6O2 नहीं है। हाँ तो लेंदी हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, आंसर सही आएगा बस। ठीक है, एक मोल का मास 56, 6 मोल्स का मास, सॉरी 6 मोल नहीं लेना है, O2 का मास, मोलर मास एक मोल का मास, देन वी हैव टू राइट 32, ये मोलर मास लिख लिए, एनीवे 44 एंड 18। तो अब लिखेंगे मास रिलेशनशिप। मास रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो 56 ग्राम विल रिएक्ट विद 56 ग्राम है ना C4H8 विल रिएक्ट विद 32 into 6 gram O2 to form 4 into 44 gram CO2 and 4 into 18 gram H2O। क्लियर है ये बात? किसी को ये बात नहीं क्लियर हो, मास रिलेशन कैसे लिखते हैं बता दो, यस नो जल्दी जल्दी भेजो। यस आसान है, मोल कॉन्सेप्ट दिखना बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा। बस आपको
कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस। तो देखो क्या रिलेशन बन गया है ना, और ये हमेशा लिखना है स्टोइकियोमेट्री, ताकि आप गलती ना करो। यहाँ जिसने ये गलतियां करी, इसने जल्दी जल्दी स्मार्ट बनने की कोशिश करी शुरुआत में कि मैं ये नहीं लिखूंगा, उससे हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आसानी से हो जाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो भूल जाएगा कोई ना कोई। तो रिलेशन जरूर लिखो इधर लेफ्ट में, ये क्या लिख रहे हैं हम, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआत में इन सब लिखने में, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया? अब आपका फिर से एक रिलेशन बन गया कि 56 ग्राम रिएक्ट्स विद 32 into 6, तो ये कितना हो जाएगा? 192 ग्राम O2। अब मान लो मैंने बोला 11.2 ग्राम, या फिर मान लो लेट्स से आई हैव सेट 28 ग्राम, है ना। लेट्स से क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ O2 react completely with 28 ग्राम C4H6 C4H8 सॉरी। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे? 56 रिएक्ट करता है 192 से, तो 1 बनाएंगे, कौन गिवन है? C4H8, किसको 1 बनाएंगे? इसको 1 बनाएंगे, तो 1 रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 192 by 56, तो 28 रिएक्ट करेगा 192 by 56 into 28। सॉल्व कर लेंगे तो इससे आ जाएगा आपका हाउ मच अमाउंट ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। मोल मोल, मास मोल, मास मास, समझ में आया? यस सर। तीसरा पार्ट हो गया। कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ भी बेटा समझ में आ रहा है? चल, now let's move on to next part, that is called fourth, mole volume relationship, and similarly you can say 5 mass volume relationship and 6 volume volume relation। अब आपको समझ में आ गया ये कैसे बना रहे हैं, राइट? तो ये तीनों एक ही तरह से हो जाएंगे। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने दे रखा है यहाँ पे C4H8, लेट्स से फिर से लिख ले रहे हैं 6O2 फॉर्म 4HCO2 प्लस 4H2। अगेन जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं वो आज का लेक्चर शुरुआत से देखेंगे रिकॉर्डिंग में, ठीक है। और आज जो मैंने पढ़ाया है वो कल जो पढ़ाया था वो उसके लिए जैसा ही है, सेम, ठीक है। तो अगर आप शुरुआत में आपने कॉन्सेप्ट मिस किया है इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ शुरुआत का कॉन्सेप्ट कि हम पहले यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं 1, 6। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 इंटू लिखा हुआ है, राइट, तो 1। यहाँ पे 6 इंटू O2 लिखा है तो 6, 4 इंटू CO2 4, एंड यहाँ पे 4। इनका मतलब होता है कि ये 1 molecule of C4H8 will react with 6 molecule of O2 to form 4 molecule of CO2 and 4 molecule of H2O। तो ये मॉलिक्यूल रिलेशन बता रहा है। अगर मॉलिक्यूल रिलेशन बता रहा है तो उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 60, 40, 40, Na 6Na 4Na 4Na। Na का मतलब होता है मोल, तो 1 मोल 6 मोल 4 मोल 4 मोल, ये रिलेशन मिल गया। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मोल रिलेशन, ठीक है। अब आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। 1 से 6 बन रहा है तो 2 से कितना बनेगा, आधे से कितना बनेगा, व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लगा लेंगे। क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा हो उनसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बार बार कह रहा हूँ।
ठीक है, अब देखो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए क्या करना है। अब आपको सबको पता है कि मोल है ना, वॉल्यूम रिलेशन का मतलब ये एसटीपी पे है ना सब। आपको पता है 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, राइट, ये सबको पता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई 1 मोल से 6 मोल रिएक्ट करेगा। किसी ने पूछा बताओ 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए कितना वॉल्यूम O2 चाहिए, कितना वॉल्यूम O2 चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 22.4 लीटर एट एसटी। कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया क्या, मोल मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, किसी ने मास दे रखा है मान लो, है ना, मास के बारे में पूछा है। मान लो किसी ने बोला कि यहाँ पे 28 ग्राम कितने O2 से रिएक्ट करेगा, है ना। तो 28 ग्राम लेट्स से हाउ मेनी लेट्स से वॉल लीटर ऑफ O2। पहले ये क्वेश्चन दे रखा मास वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, पहले मोल्स बना लेंगे इसके। मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 0.5। नाउ यू कैन राइट मोल मोल रिलेशनशिप। 1 से रेट कर रहा है 6, तो 0.5 से रेट करेगा 3 का मतलब है 3 इंटू 22.4 दैट इज 67.2 लीटर। समझ में आया, है ना। मास से पहले लिख लिया कितना वॉल्यूम बनाना था, मोल्स में कन्वर्ट किया। अब फिर मोल मोल रिलेशन लगा दिया। मोल मोल रिलेशन लगाते ही आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया कि 28 ग्राम से कितने मोल रेट करेंगे, है ना। मास मोल रिलेशनशिप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, यही काम किया था ना। अब यहाँ वॉल्यूम लिख दिया, है ना, ये हो गया आपका मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड अब नेक्स्ट, अगर मान लो हमने ये लिखा है C4H8 + 6O2 अगेन फॉर्म 4CO2 + 4H2O। लेट्स से हमने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। तो ये गैस गैस के लिए ही वॉल्यूम रिलेशन लगा सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 6 4, है ना, इसको 4। एंड वॉल्यूम रिलेशन क्या हो जाएगा कि 1 लीटर विल रिएक्ट विद 6 लीटर टू फॉर्म 4 लीटर। एंड इसको डैश कर देते हैं, है ना, गैस के लिए लिख गया। तो ये हो गया वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब आप लिख दो, अगर आपसे किसी ने पूछा कि 5 लीटर बताओ कितने से रिएक्ट करेगा, देन यू कैन से 5 इंटू 6 30 लीटर। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत आसान है, केवल क्या करना है, अब इनको समराइज कर देता हूँ। करना क्या है, पहले स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन लिखो, फिर देख लो आपको क्या दे रखा है। जो दे रखा है उसके हिसाब से राइट, या तो उसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो एंड यूनिटरी मेथड लगा दो, है ना। अगर मास मास रिलेशन दे रखा है ना, ग्राम में पूछा है कोई चीज, ग्राम में इतना रिएक्ट कर रही है बताओ कितना फॉर्म होगा, तो आप मोल रिलेशन के बाद मास रिलेशन लिख लो, फिर यूनिटरी मेथड लगा दो। बाकी मोल रिलेशन और वॉल्यूम रिलेशन सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इतने में किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। यस, ये सब 7:30 से पढ़ा दिया अभी तक, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर होने वाला है। अब समझ रहे हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में पूरा बता चुके हैं। अभी मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पूरी तरह से। फॉर कंबशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला
C3H8 for combustion, for complete combustion of propane. Combustion of propane. Find, है ना, A, mass of O2 required to burn, ठीक है, burn 5.6 liter C3, पहले सिंपल लिख देते हैं, to burn let's say 1 mole C3H8, let's say B. Volume of O2 required to burn, you know, 22 gram C3H8 C. Mass of O2 required to burn 5.6 लीटर C3H8, है ना, सेम रिएक्शन रखेगी, ऐसे सब क्वेश्चंस आपको करने हैं. डी, मास ऑफ O2 required to burn 121 milligram C3H8. E, volume of O2 required to burn 4 liter of C3H8. F, if air is considered as 80% nitrogen and 20% O2, find volume of air, जहां पे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम एट एसटीपी है ये, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है, जहां जहां पे भी वॉल्यूम है दैट इज एसटीपी. Find volume of air required to burn 4 लीटर C3H. चलो भाई, ये 6 क्वेश्चन है, लगाओ, सॉल्व करो. सर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बैलेंस करना पड़ेगा ना रिएक्शन हाँ, पहले लिखकर. रिएक्शन लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, वो आपको खुद ही लिखनी है. आपको हाइड्रोकार्बन बर्निंग की एक जनरल रिएक्शन लिखाई है ना मैंने. करेक्ट पढ़ना.
ये आंसर बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ। सर वो एस पे 22.4 का वैल्यू रहता है ना, वो क्या रहता है? मतलब 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल का वैल्यू है। हो गया भाई अटेम्प्ट। बता दूं मैं या कोई कर रहा है? एनीवन? सर एक में ही बहुत टाइम लग रहा है, सर आप ही बता दो। चलो भाई, कैलकुलेशन आपको इम्प्रूव भी करनी है, ठीक है? तो जिन लोगों की कैलकुलेशन वीक है उनको अभी अपने ऊपर दया आ रही होगी यार, कि मतलब इतना भी नहीं हो पा रहा है। चल देख, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये सब रिलेशंस लिखे हुए हैं। अभी तो मैंने CO2 और H2O के कोई रिलेशन इसमें डाले नहीं है। सो इट वाज वेरी क्लियर कि व्हाट यू हैव टू डू। पहले आप रिएक्शन लिखो बैलेंस करके, C3H8 प्लस x प्लस y बाई 4। एक्स की वैल्यू कितनी है 3,
y की वैल्यू है 8, तो y बाई 4 हो जाएगा 2, तो x प्लस y बाई 4 कितना हो जाएगा 5, 5 O2 गिव्स x CO2 3 CO2 प्लस 4 H2। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए अब यहाँ से 1 5 3 4। एनीवे हमें बस इन दोनों का देखना है, ठीक है। इसका मतलब मोल रिलेशन पता चल गया आपको। 1 मोल विल रिएक्ट विद 5 मोल। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मोल C3H8, ठीक है। तो ए का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 मोल से 5 मोल रिएक्ट करते हैं तो मास क्या हो जाएगा, है ना। मास, लेट्स से वी आर गोइंग टू राइट मास ऑफ O2 विल बी 5 इंटू मोलर मास 32, कितना हो गया 160 ग्राम। पहला आंसर बी। वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 22 ग्राम C3H8, ठीक है। तो अब ये लिखा है राइट। अब नाउ इट इज गिवन मास मोल रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए, 22 ग्राम C3H8 दे रखा है। तो सबसे पहले ये मोल रिलेशन लिख गया, तो मास रिलेशन लिख लो या फिर मास से मोल निकाल लो। मास ऑफ C3H8 इज गिवन, सॉरी यहाँ मास ऑफ C3H8 गिवन इज 22 ग्राम, तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ C3H8 22 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है 12 इंटू 3 36 प्लस 8 36 प्लस 8 44, so then it is going to be, है ना 0.5 मोल। तो मोल्स ऑफ C3H8 आ गए। अब आप लिख सकते हो फिर से 1 से रिएक्ट करता है 5, तो 0.5 से रिएक्ट करेगा 5 इंटू 0.5, ये तो आ गए मोल। मोल्स ऑफ O2 कैन बी कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम, कैन बी कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम ही पूछा है ना, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। तो ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने टाइम्स, मतलब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 को। तो वॉल्यूम एट STP क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 0.5 इंटू 22.4। देन यू कैन से, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2.5 ये 22.4, तो इससे आएगा वॉल्यूम कितना 11.2 इंटू 5, तो 56 लीटर, ठीक है। बी हो गया। सी, बी तक किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आया, एक्सप्लेनेशन कुछ भी, है ना। पहले क्या किया, मास से मोल्स निकाल लिए। अब आपको रिलेशन पता है 1 से 5 मोल बनते हैं, है ना। मोल रिलेशन पता है 1 से 5 मोल, तो आधे से 2.5 मोल्स, वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। फिर लिखा है मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू बर्न 5.6 लीटर C3H8, उल्टा, है ना। राइट, यहाँ पे मास दे रखा था, यहाँ वॉल्यूम पूछा था, यहाँ मास दे रखा है, यहाँ मास आज दे 5.6 लीटर लिखा हुआ है। फिर से देखते हैं, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ C3H8 गिवन है 5.6 लीटर, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4। वॉल्यूम ऑफ STP कितना दे रखा है 5.6 डिवाइड बाय 22.4, कितना आया 1/4। रिलेशन बताए 1 से रिएक्ट करेगा 5, 1/4 से रिएक्ट करेगा 5/4, है ना। 5 इंटू 1/4 क्या आ जाएगा 5/4 मोल। क्या पूछा है, मास पूछा है, तो मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास 32, 4 से ये कट हुआ 8, 40, ठीक है। सी हो गया। अब डी, क्या और पूछा है, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 121 मिलीग्राम, तो ये मिलीग्राम मतलब मास मतलब मास रिलेशन निकालना है। तो मास रिलेशन क्या हो गया, फिर से लिख लेते हैं, राइट। रिएक्शन C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O,
स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1, 5, 3, 4। ठीक है, तो मोल रिलेशन पता चल गया। तो मास रिलेशन क्या हो जाएगा, पहले मोलर मास लिखेंगे। मोलर मासेस क्या क्या है, 44, 32। इनके लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है। मोलर मास लिख लिए तो क्या हो जाएगा, मास रिलेशन 44 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है ना, मोल्स इनटू मोलर मास 160 ग्राम। तो 1 ग्राम से रिएक्ट करेगा 160/44। तो 121 ग्राम से रिएक्ट करेगा, लेट्स से ग्राम में लिख लेते हैं अभी, 160/44 इंटू 121, है ना, सही है ना। 44 से मास रिलेशन लिखा पहले, अब यूनिटरी मेथड लगाया। 1 से रिएक्ट करेगा, इसको 1 बनाना है क्योंकि इसी का मास दे रखा है C3H8 का। 1 बनाया तो ये 44 नीचे आ गया, 121। अब इसको काट लो 11 से, तो ये 11 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स, 4 से कट करो 40, फिर आ जाएगा 11 फॉर 40 ग्राम। 121 से फॉर 40 ग्राम, तो 121 मिलीग्राम से 440 मिलीग्राम, और यू कैन से 0.44 ग्राम, व्हाटएवर। ठीक है, मोल मास रिलेशन हो गया। ओके, अब लिखा है वॉल्यूम ऑफ O2, और यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ O2 आस्क है 4 लीटर C3H8। E again C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O, स्टोकियोमेट्री 1, 5, 3, 4 आ गया। अब यही जो रिलेशन है वो गैस के लिए लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम रिलेशन क्या हो गया, 1 लीटर से रिएक्ट करेगा 5 लीटर। तो अब इन्होंने कितना दे रखा है, 4 लीटर। तो 4 लीटर से के लिए कितना चाहिए, 20 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब लेट्स से इन्होंने बोला है कि ये तो आ गया आंसर ई का। एफ में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब यहां लिख लो 100 लीटर एयर मतलब 100 लीटर एयर मतलब 20 लीटर O2। मान लो अभी तो खैर फॉर्चुनेटली यहाँ 20 लीटर आया तो आंसर 100 लीटर हो जाएगा। मान लो यहाँ आता लेट्स से 30 लीटर, लेट्स से मान लो ये आता 30 लीटर O2 और आपको पता करना होता कितना एयर होगा। तो आप क्या लिखते, ये रिलेशन लिखते 100 लीटर मतलब, क्योंकि 20% एयर 20% ऑक्सीजन है एयर में, 100 लीटर का मतलब हो गया 20 लीटर O2 हो गया उसमें। तो आप लिखते 1 के लिए 100/20, 30 के लिए 100/20 इंटू 30, अगेन यूनिटरी मेथड लगा लेते। क्लियर है, तो आंसर तो यहाँ पे 20 लीटर के लिए आपको डायरेक्टली पता है, तो आंसर हो गया कितना चाहिए होगा, 100 लीटर एयर। किसी में कोई डाउट, किसी भी पार्ट में कोई डाउट, समझ में आ गया। यस सर, सब समझ में आ गया। चल सर वो देखिए एफ वाला बिट एक बार और एक्सप्लेन भाई, ये करना। बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि एयर का मतलब क्या है, एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, लगभग 20%। यस, यस सर, 20%। ठीक है, तो 100 लीटर का 20% कितना होगा, 100 लीटर का 20% कितना होगा, 20 लीटर। मानसी आपको बोलना है ना, 20 डाउट लीटर आपका है ना। सर। यस सर। हाँ, तो 20 लीटर। अब बताओ आंसर आ गया या नहीं। आपको पता है कि 20 लीटर O2 चाहिए 4 लीटर को बर्न करने के लिए। 20 लीटर O2 का मतलब कितना, 100 लीटर एयर चाहिए। यस सर, यूनिटरी मेथड लगेंगे। नहीं, ये तो डायरेक्ट है, यूनिटरी मेथड लगता है जब हमने बोला यहाँ पे कुछ और होता है, ये तो डायरेक्ट ही आ गया ना। 4 लीटर को बर्न करने के लिए 20 लीटर चाहिए। 20 लीटर आ कहाँ से रहा है, 100 लीटर एयर से। यस सर। हाँ, अब अगर मान लो यहाँ कुछ और होता, जैसे 30 लीटर होता, तब आप लगाते कि भाई 30 लीटर ऑक्सीजन कितने एयर में होगा। आपको नहीं आया समझ में अभी भी, आया या नहीं। यस सर, फिर 100/20 इंटू 30 कर लेते।
करेक्ट। कोई और डाउट? चलो एक पोल ले लेते हैं, इतना ये समझ में आ रहा है या नहीं, लेट्स सी। सर ये पोल किसके लिए? समझ में आ रहा है तो से यस, नहीं आ रहा है चलो। सर लेकिन वहाँ पे एफ क्वेश्चन में 4 लीटर C3H8 को बंद करना है, हाँ वो समझा नहीं सर, लेकिन क्या एफ वाला नहीं समझा सर। एफ वाले में क्या नहीं समझा बताओ। वहाँ पे लिखा है कि 4 लीटर को बंद करना है। बोल्ट 4 लीटर के लिए एयर कितना बर्न कर, एयर कितना चाहिए? तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि तुम्हारे पास एक मनी बॉक्स है, उसमें मान लो 20% जो नोट्स हैं है ना, वो 5 रुपए के हैं या 10 रुपए के, 20%। ठीक है, 20% जो नोट है वो 10 रुपए के। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। अब मैं बोलूं कि बताओ कि मुझे अगर मान लो 10 नोट चाहिए 10 रुपए के, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे 20% का मतलब है 100 नोट हम अगर मैंने रखे हैं अपने मनी बॉक्स में, तो 20 नोट 10 रुपए के हैं, तो 10 नोट चाहिए होंगे मुझे, तो कितने होंगे? तो रिलेशन बन गया ना, 100 में 20, तो 10 कितने में होंगे? 50 में। हाँ तो वही रिलेशन यहाँ पे है, 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन है। 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन है, यस और नो? यस सर। हाँ, तो फिर अब नहीं निकाल पाएंगे रिलेशन? समझा सर, समझा। पक्का ना? हाँ नहीं, सर। आवाज से नहीं लग रहा है, टूटा टूटी आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सर वहाँ पे 4 लीटर दिए हैं तो थोड़ा ये हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। अरे 4 लीटर तो पहले ये बताओ, 4 लीटर से क्या कंफ्यूजन है? वहाँ पे लिखा है कि 4 लीटर बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा? 20। हाँ, हाँ, ठीक है। यस सर, समझा समझा। तो 4 लीटर के लिए निकाला 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। अब ये 20 लीटर का सोर्स मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, एयर है। इस 20 लीटर का जो सोर्स है वो एयर है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, प्योर ऑक्सीजन नहीं है। क्या करोगे? आप बोलोगे ना कि भाई एक ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसमें मान लो 10 लीटर एयर है, तो 10 लीटर का एयर का मतलब 2 ही लीटर ऑक्सीजन हुआ ना, बाकी तो नाइट्रोजन है, वो थोड़ी ना रिक्वायर्ड होगी बर्न करने के लिए। यस सर, समझा सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया, एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया, पूछ लो अपने अपने डाउट्स। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। सर आप हाँ, और ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हो? ये सारे क्वेश्चंस आपकी जो बुकलेट है ना उसमें ये वाले हैं, तो अभी मैं अभी आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, स्टॉक्यूमेट्री करना है। ठीक है, स्टॉक्यूमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं। अभी जो आगे पढ़ाने वाला हूँ वो स्टॉक्यूमेट्री का केस 2 है। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसमें आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसको थोड़ा पढ़ा देते हैं। किसी ने सुना है पहले लिमिटिंग रिएजेंट? नो सर। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, देखते हैं। नेक्स्ट है, लेट्स से केस 2। अभी सेकंड वाले में ये सारा जो आपने यूज किया है वो सब यूज होगा, बट थोड़ा सा अलग तरीके से, है ना। केस 2 है, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट 2 or more, है ना, reactant is given। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है पता है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट 2 or more, है ना, रिएक्टेंट इज गिवन एंड, है ना, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट
other reaction species is asked. जैसे अभी जो क्वेश्चन हो रहे थे वो इस तरह से थे, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं चाय बनाने का। मान लो चाय बनाने का फॉर्मूला फिक्स है कि 1 कप है ना मिल्क जो है वो 2 कप लेट्स से वाटर के साथ जाएगा, लेट्स से मान लो। तो अभी हम बस केवल इतना कह रहे थे और इससे मान लो 3 कप आपकी चाय बन गई मान लो, या 2 कप चाय बन गई है ना, उड़ गया थोड़ा मान लो ये, तो ये एक स्टॉकियोमेट्री आ गई 1 2 एंड 2। अभी तक हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बताओ अगर हमने इतने कप मिल्क रखा हुआ है, 5 कप मिल्क बना हुआ है, तो कितना कप वाटर चाहिए, कितना कप टी बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक के बारे में इंफॉर्मेशन थी और बाकी सब पूछ रहे थे, बाकी सब के बारे में पूछ रहे थे। क्लियर है? लेकिन अब हमने इंफॉर्मेशन 2 रिएक्शन स्पीसीज के बारे में दे रखी है। अब हमने बोला है कि हमारे पास कप भी है और पानी भी है, मतलब मिल्क भी है और पानी भी है, बताओ कितनी चाय बनेगी, मान लो ये पूछा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन अबाउट 2 or more reactant is given and information about other species is asked. ठीक है, अब लेकिन अब इसमें एक ट्रिक है, ये जो रेशियो है ये फिक्स रेशियो है ना, कि 1 से 2 हमेशा करेगा। तो अगर मान लो मैंने 10 कप लिखे मिल्क और 20 कप वाटर लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं है ना। 1 से 2 रिएक्ट करेगा, 10 से 20 रिएक्ट करेगा, तो दोनों साइमल्टेनियसली खत्म हो रहे हैं। बट ऐसा हमेशा तो होगा नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कप मिल्क कम हो और पानी ज्यादा हो, है ना, राइट। तो इन सिनेरियो में क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड कि मान लो 5 कप केवल मिल्क है और पानी की तो खैर कोई है ना कमी ही नहीं है, मान लो 100 कप पानी। तब क्या करेंगे, तब बताओ चाय किसके हिसाब से बनेगी, मिल्क के हिसाब से कि पानी के हिसाब से? कितनी बनेगी और किसके हिसाब से बनेगी, मिल्क के हिसाब से। देखो ये चिरायु कह रहा है पानी के हिसाब से बनेगी। हाँ भाई, चिरायु पानी कहाँ से आ गया यार, भाई कॉन्सेप्ट गड़बड़ है भाई। 5 कप पानी क्या कहते हैं मिल्क है, तो मिल्क कम है ना, तो मिल्क खत्म हो जाएगा भाई। 5 कप से 10 कप चाय बनी, उसके बाद खत्म, अब चाय बनना बंद। उसके बाद जितना भी अब ये 90 कप वाटर बचा, इसका कुछ नहीं होगा, ये थोड़े ना चाय में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाई कॉन्सेप्ट समझ लो है ना, कि कप चाय का कप और ये मिल्क दूध इसलिए बता रहे हैं ये, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, राइट। वरना अभी N2H2 डाल के बताएंगे तो फिर आप कहोगे कि समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ गया कि मिल्क पहले खत्म हो जाएगा और ये रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और पानी वाटर जो खूब सारा प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, जो खत्म ही नहीं हुआ है, एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि वो एक्सेस में प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आई? किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए और रिएक्शन को लिमिट करे, क्योंकि स्टॉप हो जाएगी, अगर वो खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। बस तो यहाँ लिख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, limiting reagent, that means reactant which consumed first during the reaction and hence limits the product formation is called limiting reagent. Excess reagent है ना, तो ये समझ में आ रहा है, reactant which is in excess।
which is in excess, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो दो टर्म आगे, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। अब बात आती है कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका एक छोटा सा है ना फॉर्मूला टाइप का है। तो अगर मान लो रिएक्शन ले रखी है ए प्लस बी गिव्स सी, मान लो ये रिएक्शन दे रखी है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखे हैं ए बी एंड सी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे, ये बैलेंस रिएक्शन है। हमेशा आपको इंश्योर करना है कि जो रिएक्शन दे रखी है वो बैलेंस्ड है या नहीं। पेपर में मान लो रिएक्शन दे रखी है बट बैलेंस नहीं, मान लो ऐसे दे रखा है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने स्टोइकियोमेट्री 1 मार के सॉल्व कर दिया, आंसर गलत आ जाएगा। मेक श्योर, जनरली रिएक्शन बैलेंस दी होती है बट मेक श्योर कि आपने चेक कर लिया है कि वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। जैसे ही रिएक्शन बैलेंस हुई आपने स्टोइकियोमेट्री लिख दी। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो लेट्स से मोल्स गिवन आर एक्स एंड वाई। अब हमें पता लगाना है कि वेदर ए इज लिमिटिंग रिएजेंट और बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे पता लगाएंगे, तो लिखेंगे है ना, फाइंड मोल्स गिवन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बाई ए एंड y बाई बी। इन दोनों वैल्यू में विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम, दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी छोटा होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो समझ लेते हैं, ये तो हमने एक एग्जांपल मतलब जनरल फॉर्म बता दी, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 2 moles of N2 and 5 moles of O2 are initially given, 5 moles of H2 are initially given, है ना, फाइंड मैं जो थर्मा जब भी ये क्लास है ना, अभी कैसे मेरे वापस को समझ आता है। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड है फाइंड मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म, मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड फाइंड मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म। क्या करना है, सॉल्यूशन ध्यान से देखना। रिएक्शन आपने लिख ली, बैलेंस रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, so you have written stoichiometric coefficient 1 3 2, फिर मोल्स गिवन है, मोल्स लिख लिए, है ना। देन यू कैन राइट 2 and 5। फिर क्या करना है आपको, मोल्स गिवन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, ये लिखना है, उल्टा मत लिख देना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय मोल्स गिवन लिख दोगे तो गड़बड़ा जाएगा आंसर, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाय 1 एंड 5 डिवाइड बाय 3। बताओ इन दोनों में कम कौन है, दिस इज मिनिमम, ठीक है, राइट। तो फिर क्या होगा, ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। सो हेंस H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आपको पता था 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए 3 मोल चाहिए, तो राइट, या फिर आप बोल सकते हो 3 मोल से रिएक्ट करने के लिए 1 मोल चाहिए। तो 1 से रिएक्ट करने के लिए 1/3, 5 से रिएक्ट करने के लिए 5/3। तो 5 मोल पूरे खत्म हो गए H2 के, और कितने मोल खत्म हो गए N2 के, 5/3। 5/3 मतलब 1.66 लगभग। सो यू कैन सी मोल्स ऑफ N2 गिवन कितने हैं, 2। तो ये बच गया ना, N2 बच गया ना। तो N2 क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, और H2 क्या हो गया,
लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है भाई इतनी बात? सर वो नहीं समझा, आपने कट किया ना अभी, क्या कट किया? 5 और 5/3 कट किया ना आपने अभी। अरे वो मैंने कट करने का मतलब अभी समझाया ना कि आपको 1 मोल N2 चाहिए 3 मोल H2 से रिएक्ट करने के लिए। एक के लिए कितना चाहिए? 1/3। 5 के लिए कितना चाहिए? 5 के लिए 5 × 1/3। तो 5/3, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? 5 मोल H2 रिएक्ट कर चुका है पूरा, हाँ सर। खत्म हो चुका है, और 5/3 N2 खत्म हो चुका है। हाँ ना बोलते जाओ ना यार, अब आपका तो डाउट है और 5/3 आप कैसे खत्म हो गया? रिएक्ट क्यों नहीं करते हो पहले ये बताओ। हाँ, 5/3 कैसे खत्म हो गया? रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिएक्ट करने का मतलब यही तो होता है, ये खत्म हो रहा है और ये बन रहा है। हाँ हाँ सर, समझा समझा समझा। उतने मोल्स थे, उसने 5 मोल्स H2 के, इसलिए वो पूरा रिएक्ट हुआ और वो खत्म हो गया। हाँ, तो भाई बच कितना गया? 2 मोल थे यहाँ पे, मोल। है ना? 2 मोल थे आपने और एक 5/3 खत्म हो गए, यस सर। तो ये बच गया ना। ये कितने हुए? ये मोल हुए 5/3 मतलब 1.66। आपने 2 लिए थे लेकिन खत्म कितने हुए या रिएक्ट कितने हुए? 1.66। तो N2 एक्सेस हो गया और H2 पूरा का पूरा खत्म हो गया। 5 मोल लिए थे, 5 के 5 रिएक्ट कर गए। तो H2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ N2 क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। एनीवे, तो ये तो समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं मोल्स। एक तो ये आपको बताया फॉर्मूले से, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया। सर, समझा सर। समझ में आया भाई? और किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट बोलो ना इब्राहिम। सर वो अगर मोल्स गिवन अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का दोनों वैल्यू सेम आया रिएक्टेंस का, तो दोनों एक साथ खत्म हो गए, मतलब कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा उधर। नहीं रहेगा। ओके सर। अब आ जाती है सेकेंड वाला पार्ट, बी, है ना? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो बताओ, जो चाय बनी थी वो किसके बेसिस पे बनी थी? दूध के बेसिस पे या पानी के बेसिस पे? दूध के बेसिस पे। दूध खत्म हो गया था, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? तो जो NH3 होगा वो किसके मोल्स के हिसाब से बनेगा? H2 के हिसाब से। क्या फॉर्मूला आपने लिखा था? मोल्स ऑफ NH3 मतलब मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना? ऐसे करके हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू moles of H2 reacted डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5/3। तो डायरेक्टली आप लिख दो यहाँ पे 5/3, है ना? राइट? मतलब ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, तो फिर से एक और स्टेप में लिख लेते हैं। लेट्स से मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5/3। तो मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म, तो 2 इधर चला जाएगा तो 10/3। ठीक है, समझ में आया? कितना मोल्स बना? यहाँ पे मैं मोल मोल रिलेशन लगा दिया, और यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है? और यूनिटरी मेथड आपने बोला एक मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है 2। अभी लिमिटिंग रिएजेंट ये है हाइड्रोजन, तो इसके लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड क्या है? 3 मोल रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 2, एक रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 2/3, तो 5 रिएक्ट करेगा तो बनाएगा 2/3 × 5, दैट इज 10/3।
क्लियर है? प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, जो खत्म हो रहा है भाई। सर हम्म, सर 5/3 जो है वो तो नाइट्रोजन के लिए ना, हम्म, तो सर हमने मोल्स ऑफ NH3/2 इज इक्वल्स टू 5/3 कैसे लिख दिया? अरे यार ये क्या निकला है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा था? 5। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो क्या लिखेंगे? मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि भाई यहाँ पे राइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ये वैल्यू, जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही है उसको डायरेक्टली यहाँ लिख दो तो आपका फास्ट हो जाएगा फॉर्मूला। नहीं तो आप यहाँ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेट करके ना फिर से लिख लो। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। मान लो इसमें एक सी पार्ट भी होता ना, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट remain unreacted after reaction। मान लो कोई ये पूछता मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर रिएक्शन, तो कैसे करते हैं? मतलब अभी आंसर तो बहुत आसान है क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, बट करने का तरीका क्या है? तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे? तो फिर दो मेथड है। पहला मेथड मोल जो फॉर्मूला है तो हम लिखते हैं मोल्स ऑफ N2 reacted divided by stoichiometric coefficient that is 1 equals to 5/3, है ना। मोल्स ऑफ H2 reacted अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट ही होना है ना, डिवाइड बाय 3, है ना, जो भी है लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट। तो ये लिख देते तो इससे आता है 5/3। तो मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड कितने आ गए? जो कि अभी सूरज ने कहा कि भाई, है ना, तो मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड कितने आ गए? 5/3 आ गए। तो मोल्स ऑफ N2 रिमेन कितने हो गए? मोल्स ऑफ N2 रिमेन अनरिएक्टेड। इनिशियल मोल्स टेकन, लेकिन माइनस मोल्स रिएक्टेड। इनिशियल मोल्स कितने थे? 2, रिएक्ट कितने किया? 5/3, आंसर आ गया 1/3। क्लियर है इतनी बात सूरज? हाँ सर। है ना। अब यहाँ पे ये बात याद रखना है, जो ये फॉर्मूला है इसमें लिखा है मोल्स ऑफ N2 रिएक्टेड, है ना। अगर आपने इनिशियल मोल्स डाल दिए तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 2 मोल जो है वो पूरे के पूरे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बी केयरफुल, है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, है ना। इनिशियल मोल्स अलग चीज है, रिएक्टेड मोल्स अलग चीज है। हो सकता है हमने 100 कप वाटर लिया था लेकिन 100 कप पूरा खत्म नहीं हुआ, खत्म 10 हुआ, है ना, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है, इनिशियल मोल्स एंड मोल्स रिएक्टेड। एक तो ये तो मेथड हो गया, दूसरा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है? N2 + 3H2 gives 2NH3। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, 3, 2। ठीक है, आपने लिमिटिंग रिएजेंट ऑलरेडी निकाल लिया है, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता है। सो व्हाट वी कैन से 3 moles will form 2 moles and will react with 1 mole, ऐसे लिख लो। तो 1 mole will form 2/3, 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, and will react with 1/3, है ना। भी ये दोनों मतलब जो पुराना वाला मेथड था उसमें ही मुझे ये बता देना चाहिए था, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ तो इसलिए आप ऐसे समझ लेना। 5 moles will react with 2/3 into 5, 10/3। ये आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। और यहाँ 5 से ये 5/3, बस 5/3 रिएक्टेड हो गए तो रिमेन कितने हो गए? 2 - 5/3, आंसर 1/3। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो
इसमें क्वेश्चन कैसे ट्रिकी हो जाते हैं। तो ये तो था सब कुछ अभी आसान वाला पार्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, है ना। कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करना है, मोल्स गिवन जो भी हैं उनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करके एक रेशियो देखना है, जो सबसे कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। फिर आप यूनिटरी मेथड लगा दो कि भाई कितने मोल्स बनेंगे, कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, ऐसा आप बना सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं जब मोल्स ना देके मास दे रखा हो, मोल्स ना देके मास दे रखा हो। लेट्स से इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, if 10 gram into 10 gram, let's say 10 gram H2 and 50 gram N2 is given, find limiting reagent, mass of NH3 formed. मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, तब क्या करेंगे, तब फिर सिंपल है कि मास से मोल्स निकालेंगे, N2 plus 3H2 gives 2NH3, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 3 2। इतनी बात सबको पता है। अब हमें मोल्स गिवन नहीं दे रखा है, बट क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स गिवन विल बी क्या हो जाएगा, 50/28, और ये कितना हो जाएगा 10/2। अभी काटने में इंटरेस्ट मत दिखाओ, है ना। आपको क्या है, कट नहीं करना है, आपको बस ये लिख लेना है। और यहाँ पे ये मोल्स गिवन हो गए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो मोल्स पता है हमें, तो मोल्स गिवन डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेशियो क्या आ जाएगा 50/28 डिवाइड बाई 1, तो ये इतना ही रहेगा। 10/2 डिवाइड बाई 3, तो बताओ 3 ऊपर जाएगा या 3 यहाँ जाएगा, बताओ। टू के साथ मल्टीप्लाई, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कई लोग इसी में भी गड़बड़ करते हैं, है ना, उन्हें ये नहीं याद रहता कि किसको। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा ऐसे लिख लेना है, बड़ा वाला। ये 10/2 ऊपर लिखा है, मोल्स गिवन डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1। अब आपको पता है जो भी ऐसा लिखा हो, जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। तभी 10 के साथ नहीं डिवाइड होगा, किसके साथ डिवाइड होगा। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में आया सूरज। हाँ सर। हाँ, मुझे पता था इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो पहले लिखा है 10/2 डिवाइड बाई 3, 3 के नीचे क्या लिखा है 1, ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा, ये 10/6 हो गया। अब बताओ 50/28 एंड 10/6 में कौन बड़ा है। अब देखो, अभी प्रणव अभी भी कह रहा है 10 के साथ होगा ना। अच्छा, मान लो मैं इसको काट देता हूँ, तो ये 5 हो गया। तो बताओ 5/3 होगा या नहीं होगा, या 30/2 हो जाएगा। प्रणव क्लियर है। हाँ मैंने तो इसीलिए पूछा ना, तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ही वीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी गलतियां हो सकती है, डिवीजन तो दूर की बात है। 10/6 अब इतना हो गया। अभी ये बताओ 50/28 और 10/6 में कौन छोटा है, चलिए बताओ फास्ट। तो जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि हर बार आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बस कंपैरिजन करना है। तो या तो न्यूमरेटर सेम कर दो या डिनोमिनेटर सेम कर दो। क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर सेम कर सकते हैं, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 50/30 लिखा है या 50/28 लिखा है, कौन बड़ा है, और मतलब कौन छोटा है। दूसरा वाला। ये वाला।
तो ये हो गया लिमिटिंग एरिया। बस अब आपको आप निकाल सकते हो। अब आपको कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगा दो। मास लिखा है तो मास रिलेशन लिखा दो यूनिटरी मेथड में। पहले आपको 1 3 2 लिखा था, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ जाएगी, तो इससे बेटर है मास रिलेशन लिख लो। मास रिलेशन क्या है? 28 ग्राम रिएक्ट्स विद 6 ग्राम, है ना, टू फॉर्म 17 इंटू 2। मोलर मास पता थे मुझे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, नहीं तो आप मोलर मास का एक कॉलम और जोड़ दो। मोलर मास 28 टू 17, ये हो जाएगा 34 ग्राम। तो आपको पता है 6 ग्राम से बनता है 34 ग्राम, है ना, और रिएक्ट करता है 28 ग्राम से। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 34/6। मतलब कितना बनेगा? 34/6। रिएक्ट कितना करेगा? 28/6। तो 10 ग्राम से रिएक्ट कितना करेगा? 34 इंटू, है ना, 340 डायरेक्टली लिख देना, 340/6 और यहाँ पे 280/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 170/3 को सॉल्व कर लेंगे, 5 56.66 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे, 140/3 46.66 ग्राम। तो इतना रिएक्ट कर गया। अभी अभी किसी ने पूछा रिमेन कितना है, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ N2 will be 50 minus 46.66 which is 3.33 ग्राम। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है ना? मास रिलेशन लिखना आसान होगा क्योंकि मास दे रखा है। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन करो। ओके, तो ये जो है आज की क्लास स्टोक्योमेट्री वाली मोल कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया मोल एनालिसिस, राइट, तो आप मोल कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। तो जिन लोगों ने आज की क्लास थोड़ी बहुत मिस की है वो भाई रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, और जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उनको खुद से करके देखना। जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो खुद से करके देखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। अब ट्रिकी कहाँ हो जाते हैं? जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। जो क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज में देखोगे उसमें थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, राइट। तो इसीलिए फिर ये थोड़ा सा, अगर आपको कॉन्सेप्ट बराबर बैठ गया है आपके दिमाग में तो वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ तक ट्राई कर सकते हो। रुक जाओ, सर अभी हम लोग स्टोकियोमेट्री का पूरा ये कर सकते हैं हम लोग? हाँ, स्टोकियोमेट्री पूरा हो जाएगा। ओके सर। तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग दे रहा हूँ।
है ना, ये हमने सब बैलेंस, केमिकल रिएक्शन, मास, मोल सब बता दिया गया। आप इसके एग्जाम्पल भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन टफ कहाँ हो जाते हैं, एक और बताता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन टफ तब हो जाएंगे जब रिएक्शन नहीं दे रखी होगी। जैसे केवल इतना लिखा हो 367.5 ग्राम KClO3 is heated, how many gram KCl and oxygen is produced। तो कई बच्चे ये दिमाग नहीं लगा पाते कि KClO3 से KCl और O2 लिखा हुआ है, एंड देन यू कैन बैलेंस। वो स्टॉप हो जाते हैं अगर मान लो ये बैलेंस, ये रिएक्शन नहीं दे रखी है, देन दे फील लाइक कि अरे यार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया। लिख तो लो, KClO3 को हीट कर रहे हैं, KCl और ऑक्सीजन बन रहा है, आप बैलेंस कर लो। तो क्वेश्चन तब डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। एनीवे, ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग कर लेना, राइट। चलते हैं आगे, अभी और बहुत कुछ पढ़ाना है, बट ये सबसे बेसिक चीजें और कॉन्सेप्ट वाली बात है जो आज पढ़ाई है। कहाँ है? हाँ। 44 तक मैंने कल ही दे दिया था आपको, 44 तक। तो 40 से डिस्कशन होगा, 41 से कहाँ तक, 62 तक। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको थोड़े बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, छोड़ देना, उसमें हो सकता है थोड़े हायर कॉन्सेप्ट भी लगे, बट यस, अब गेट इक्विप्ड जेईई मेन आप स्टार्ट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा जेईई मेन। एंड देन फाउंडेशन बिल्डर, फाउंडेशन बिल्डर में हमने कहाँ तक कर लिया, 18 तक। फाउंडेशन बिल्डर रहने दो, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, तो वो थोड़ा और कॉन्सेप्ट बनाने के बाद होंगे, ठीक है। तो जेईई मेन और स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% मोल कॉन्सेप्ट इज फिनिश, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir.